लवली स्टूडेंट, आपको मैं अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके मुखारविंद में पड़ा हुआ हंसी का पल जीवन भर कभी उदास नहीं हो, वह हमेशा आपके मुखारविंद पर हमेशा हंसी का लहर रहे, ऐसा ईश्वर से हम कामना करते हैं। लवली स्टूडेंट, हम ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं, हमको विश्वास और आशा के साथ हम कह सकते हैं कि उनसे किया हुआ अनुरोध निश्चित रूप से आप पर वह पड़ेगा, वह आशीर्वाद निश्चित रूप से पड़ेगा। क्यों कि माता पिता का आशीर्वाद निश्चित रूप से वो बच्चे पर पड़ता है अगर वह हृदय से दे देता है। वह हृदय से हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका हंसी हमेशा बरकरार रहे, आपके जीवन खुशियों से हमेशा झूमता रहे। और हम कहना चाहेंगे लवली स्टूडेंट, यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। लवली स्टूडेंट, खेतों में जब किसान बीज बोते हैं तो बोते समय कुछ बीज को इस तरह से छींटते हैं। बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो खेत जोत करके छींटते हैं। तो कुछ बीज जब छींटते वक्त होता है क्या, कुछ बीज जो है गड्ढे में चले जाते हैं, उस पर मिट्टी चले जाते हैं। कुछ बीज जो है गड्ढे में जाते हैं, कुछ बीज जो है पत्थर पर ही जा कर के पड़ जाते हैं। ईंटा कहीं रहता है तो ईंटा पर ही रह जाते हैं। होता है क्या कि जब पानी पटवन किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, बारिश होता है तो जो गड्ढे में बीज रहता है उसमें पानी थोड़ा सा लग जाता है तो वह बीज काफ़ी हरा भरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा भरा। और जो बीज पत्थर पर सिर्फ पड़े रहते हैं, गिट्टी कहीं रहता है, ईंटा कहीं रहता है, उस पर अगर बीज पड़े रहते हैं तो पानी पड़ने के बाद भी वह बीज सूखा ही रहता है। होता है क्या कि जो बीज वह गड्ढे में पड़ा है, जिसको सारा सुविधा मिल रहा है, पानी भी लग रहा है, मिट्टी भी मिल चुका है, वह काफ़ी हरा भरा हो जाता है। और जो बीज जो है ऊपर में जो पत्थर पर पड़ गया था, ईंटा पर पड़ गया था और कोई कड़ा चीज़ पर पड़ गया था, जिसके कारण उसमें पानी देने के बाद भी उसमें अंकुरित नहीं होता है और धूप होने के बाद वह सूखने लगता है, अंततः वह विकसित नहीं होता है और वह धीरे धीरे कुपोषित हो जाते हैं। जबकि वह गड्ढा वाला बीज जो है धीरे धीरे काफ़ी हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का ज़िंदगी है। कोई स्टूडेंट जिस तरह से बीज गड्ढे में पड़ने के कारण वह हरा भरा हो जाता है, उनको सारा व्यवस्था मिलने के कारण वह सुंदर दिखाई पड़ता है और अधिक पैदावार करता है, उसी तरह कोई स्टूडेंट ऐसा है, जन्म तो लेता ही है, ऐसा नहीं कि वह जन्म नहीं लेता है। वह जिस माँ बाप के यहाँ उसका जन्म होता है, हो सकता है कि उसको उस ढंग का सुविधा नहीं मिल पाता है,
एक है कि कहीं वह ट्यूशन पढ़ने के लिए ही नहीं जाते हैं, तो एक ये बात हुआ, कहीं ट्यूशन पढ़ाने का उनको पैसा ही नहीं है, ये अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। हो सकता है कि वह अपने मन से कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाता है, तो वह सूखे अथी पर रह जाता है। और हो सकता है कि उसका समय गुजरते जाता है, जबकि उसी का साथी, उसी का उम्र का साथी दूसरे जगह गवर्नमेंट का सर्विस लेकर के सर्विस करता है, और दूसरी जगह उसी तरह जिस तरह से ईंटा पर वह बीज पड़ने के कारण जो है कि वह धीरे धीरे सूखते जाता है, तो कुछ स्टूडेंट उतना उम्र होने के बाद भी उसी तरह सूखा हुआ रहता है, वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले सर आपको अच्छे मिलना चाहिए, जो कि आप पर नज़र रहे उनका कि क्या कर रहे हैं। सर आपका अच्छे हैं तो आपको उच्चतम स्थान तक, वह गड्ढे में आप पड़े हैं जहाँ पानी जमता है, पानी बह के नहीं निकलेगा, वो हरा भरा हो जाइएगा। दूसरा बात, आपको उस गड्ढे में रहना है, आखिर उसके अनुसार रहना है। ऐसा नहीं कि माता पिता या गुरु क्या कह रहा है और आप वहाँ नहीं रह करके वही सूखा पत्थर पर जा कर के बैठ गए, तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ने में तेज था, लेकिन आपको उस ढंग का नहीं टीचर मिला, ना ही उस ढंग का आपने व्यवहार किए, फलतः धीरे धीरे समय गुजरते गया, आपके समानार्थी जो कि आपके सहपाठी है वह एक उच्चतम स्कोर पर पहुंच गया, दूसरी तरफ आप उसी तरह रह गए जैसे सूखे पत्थर पर वह बीज पड़ा था। अतः हमको 2 चीज़ ख्याल रखना चाहिए। अच्छे शिक्षक से भेंट करना चाहिए जो कि जुनून वाला हो, जो कि आपको पढ़ाना चाहता है। दूसरा, आप ऐसे टीचर ने जो पढ़ाते हैं तो आप उनको पढ़िए, वह गड्ढे में रहिए, सूखा में जाने का भोज लगाइए, नहीं तो सूख जाइएगा। तो गड्ढे में रहिए कहने का मतलब जैसे कि उसमें पानी भी फंसे, मट्टी में भी रहे, तब आप गाछ का हरा भरा होगा। तो ऐसे शिक्षक को पकड़िए जो टैलेंट हो, जो गवर्नमेंट के कंपटीशन को निकाले हुए हो, ऐसे टीचर को पकड़िए जो काफ़ी एकदम माइंडियर हो, उसको पकड़िए और आप खुद पढ़िए। आप पढ़ करके देखिए, जिस तरह से पड़ा हुआ पौधा हरा भरा होता है, उसी तरह एक समय होने पर आप भी उस ढंग का आप सुंदर दिखाई पड़िएगा और समाज में आपका नाम होगा। चलते हैं आपका नाम और रोशन करने की तरफ और आपके जीवन को आगे बढ़ाने की तरफ चलते हैं। मैथ की दुनिया में, जो कि नवोदय प्रवेश परीक्षा हेतु चूँकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पहले बता भी चुके थे, लेकिन इसमें बताए थे, अभी जो बताएंगे जो कि किस तरह का क्वेश्चन नवोदय प्रवेश परीक्षा में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, इनके बारे में हम बताते हैं। लाभ और हानि, लाभ हानि और बट्टा। उस समय हम लाभ हानि बताए थे ना, लाभ हानि का क्लास चला है। हाँ। 94 92 ये जो भी हो वो देख सकते हैं, लेकिन बट्टा नहीं बताए थे। बट्टा बताए थे? बट्टा का हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। हाँ, कोई कहता है कि इस चीज़ का दाम इतना है, तो आप तुरंत कहिएगा कोई डिस्काउंट है भाई जी, कुछ हाँ कुछ डिस्काउंट दीजिएगा। डिस्काउंट मतलब बट्टा। डिस्काउंट मतलब किसी भी अंकित मूल्य पर जितना रुपया छूट दिया जाता है। आपका ध्यान मेरे तरफ है। किसी भी अंकित मूल्य, फिक्स मूल्य, फिक्स प्राइस, ठीक है। कोई चीज़ में लिखा हुआ है, कोई चीज़ में लिखा हुआ है 500 रुपया, कई किताब है और ये फिक्स प्राइस है। क्या है? फिक्स प्राइस। हाँ, अंकित मूल्य है, इसमें इतना अंकित किया हुआ है, MRP 500। अब आप कहिएगा कि 500 है, आप डिस्काउंट कितना देते हैं, तो अपने मन से कहेगा 10% दे देंगे, तो आप बोलिएगा 10% आप देते हैं। यही किताब जाते हैं वहाँ दूसरी जगह 20% लेते हैं डिस्काउंट। क्या बोलिएगा? 20%। और आप कितना देते हैं? 10%। नहीं लेंगे, आप कहिएगा कि नहीं लेंगे, आप दीजिएगा 20% डिस्काउंट दीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ले लीजिए। तो अगर 500 का कितना परसेंट देते हैं? 10%। परसेंट मतलब 100, ये कट गया
कट गया कितना बचा 50। 50। तो 500 का रुपया का 50% छुट्टी हो गया, खत्म देगा वो, कितना देगा 450 रुपया। कितना रुपया में 450 रुपया में जो है ये खरीद सकते हैं उस किताब को। दाम कितना था 500। तो हानि और बट्टा मतलब छूट होता है, डिस्काउंट होता है। क्या होता है डिस्काउंट किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर। किस मूल्य पर MRP लिखा रहता है, ठीक है ना, उसका मूल्य रूप रहता है, उस पर जो छूट दिया जाए उसको डिस्काउंट कहा जाता है। अब क्रय मूल्य तो आप जानते हैं, जो हम खरीदते हैं हैं, ये क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए तो उसे क्या कहता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए विक्रय मूल्य पहले पढ़े हैं। यदि किसी वस्तु का खरीद बिक्री किया जाए तो खरीद मूल्य कम, खरीदे कम और बेचे अधिक में तो क्या होगा देखिए लाभ होगा। और खरीदे अधिक में और कोई कारण बस गड़बड़ा गया तो बेचना पड़ा कम दाम में तो क्या होगा हानि हो गया। इतना बात आप जानते हैं। बट्टा डिस्काउंट जब कोई वस्तु को अंकित मूल्य से कम बेची जाए तो मूल्य में छूट को बट्टा कहते हैं। कोई MRP दाम है और उसमें हम कुछ छूट दे करके बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं बट्टा। वो छूट को हम बट्टा कहते हैं। वो छूट को हम कोई दिक्कत है, वो छूट को हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट तो किसी का डिस्काउंट अगर निकालोगे तो अभी हम निकाल करके दिखाएंगे। जो भी डिस्काउंट है जरा गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। अब अंकित मूल्य तो जो प्रिंटेड प्राइस हुआ, उसमें जो प्रिंट लिखा रहता है MRP नहीं रहता है, वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा हुआ रहता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। प्रिंटेड मूल्य फिक्स कर देता है, जैसे किताब में फिक्स किया है प्रिंटेड मूल्य। ये देखिए आप देख सकते हैं 375 रुपया प्राइस मूल्य है ना, ये प्रिंटेड मूल्य हुआ, ठीक है। प्रिंटेड मूल्य ही अंकित मूल्य होता है, जो कोई भी वस्तु में लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत निश्चित मूल्य है एकदम फिक्स्ड प्राइस। कभी कभी आप मॉल में जाते होंगे, हर एक माल इतना रुपया लिखा रहता है, हर एक माल 6.5 टका, हर एक माल 20 टका। देखिए गांव देहात में लिखा रहता है, उसमें जो है कि गांव देहात में जो बेचने के लिए आता है कोई सामान लो तो उतने रुपया। आप जानते हैं ना इस बात को। मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर आता है हर एक माल इतना रुपया, और उसमें कहीं चम्मच दिया रहता है तो ये रहा। अगर 25 टका दाम है तो सब हाँ, तो उसे फिक्स मूल्य कहते हैं, फिक्स प्राइस। ऐसी निर्धारित मूल्य जिसे बदला नहीं जा सकता है उसको फिक्स प्राइस भी कहते हैं। निश्चित मूल्य एक दाम कहा जाता है। अब कहीं जाते हैं तो आप कहिएगा भैया कोई डिस्काउंट भी दीजिएगा क्या, तो नहीं यहाँ डिस्काउंट फिस्काउंट नहीं चल रहा है, यहाँ एक दाम का दुकान है, समझे। जाइए और उसमें कोई छूट उट नहीं करेगा, लिख देगा इतना रुपया तो इतना रुपया देना पड़ेगा। कोई दिक्कत। यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और उनमें से एक को 8% के लाभ पर, आप देखिए कंपटीशन की दुनिया में चलेंगे। इतना दूर तक आप जानते हैं कि लाभ हानि में कि लाभ कब होता है, लाभ जब होता है जब कम दाम का चीज ज्यादा में बेचे। हाँ, हानि कब होता है, हानि जब वो होता है जब वो ज्यादा में खरीदता है और कम में बेचता है। हाँ, हानि होता है। इतना आप जानते हैं। और अंकित मूल्य उसमें जो प्रिंटेड मूल्य होता है अंकित, और डिस्काउंट हुआ बट्टा हुआ जो छूट कितना देता है, ठीक है ना, वो बट्टा हुआ। अब देखिए, अब चलते हैं कंपटीशन की दुनिया में। इस तरह का क्वेश्चन आपके नवोदय में भी परीक्षा में पूछता है कि यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तु है, दोनों को एक के दाम में बेचता है, उनमें से एक को 8% के लाभ पर बेचता है। जरा गौर से यहाँ देखना है, 8% के लाभ से, और दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। तो ऐसी स्थिति में सदैव हानि होती है। एक को उतने लाभ पर और उतने हानि। अगर दोनों समान अंक रहे
तो हमेशा हानि होगा। क्या होगा? और होगा क्या? आर स्क्वायर बटे 100% होगा। क्या होगा? आर स्क्वायर बटे 100 इंटू प्रतिशत होगा। अगर यहाँ 25% लाभ पर और 25% हानि पर बेचा जाए तो आंसर निकल जाएगा 25 का स्क्वायर परसेंट। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर 5% लाभ पर और 5% हानि पर तो आर की जगह कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना परसेंट? 25% के बराबर होगा हानि। यानी आर की जगह यहाँ जितना लाभ होगा और जितना हानि होगा वही जगह यहाँ बैठा दोगे, कोई दिक्कत? वो कभी कहेगा 4%, 4 चौके 16% हानि हो जाएगा। कहीं 5% 25 और 6 कहीं रहेगा 6 के। 36 ये पकड़ लेना, ये कंपटीशन में आगे आएगा। आर स्क्वायर बटे क्या होता है सूत्र? आर स्क्वायर बटे 100 इंटू परसेंट। हमेशा हानि होगा। हमेशा हानि। हमेशा क्या होगा? है देखिए सदैव। वो कहता है कहेगा सदैव लाभ होगा कि सदैव हानि होगा। अगर दोनों का समान विक्रय मूल्य है और एगो को 5% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को 5% हानि पर बेचा जाए तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा? हानि होगा। और होगा कैसा? तो आर स्क्वायर बटे 100 होगा। आर की जगह वही बैठेगा जो कह रहा है 5, 6, 7। कोई दिक्कत? अब चलते हैं। याद है छूट प्रतिशत अगर निकालना हो, छूट प्रतिशत तो छूट गुना 100 बटे अंकित। जैसे वहाँ बोले थे कि लड़की का अगर प्रतिशत निकालना है तो लड़की गुना 100 बटे कुल संख्या, लड़का लड़की के जोड़ के नीचे कर दो। एक चीज़ खाली ख्याल रखो, किसी का प्रतिशत निकालना है उसको बैठा दो, गुना 100 कर दो, कुल को नीचे कर दो जिस पर आप निकालते हो। कोई दिक्कत? तो उसी तरह छूट तुम निकालेगा, उसका परसेंट निकालेगा तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 चीज़ सीखा, डिस्काउंट जो मतलब छूट होता है और डिस्काउंट का परसेंट कहेगा कितना परसेंट छूट दे दिया जाएगा और कहेगा आप कितना परसेंट है। 500 का चीज़ था और आपने 50% इसे बोल देंगे जाइए 450 कम देते हैं, कितना में? 450 तो कितना परसेंट छूट दिए? 10%। कैसे जानिए? 10% जाने की छूट गुना छूट गुना 100 बटे 21। देखना छूट की गुना 100 वही ये कुल अंकित मूल 500। देखना 1 कट गया, 1 कट गया, 5 दम कितना परसेंट? 10%। देखिए तो छूट दिया रहे राशि तो छूट का परसेंट निकल जाएगा, और परसेंट दिया तो उसका छूट निकल जाएगा। तो ऐसे हम पकड़ लेंगे कितना पड़ता है। ऐसे में आप खाली बोल दीजिएगा कि चाहिए हमें इतना रुपया हम देते हैं, पूछेंगे कि कितना परसेंट आपको छूट दिया तो परसेंटो बताना पड़ेगा। और नहीं तो सीधे कहेगा 5%, 15% देते हैं छूट, जान ले लो तो करके निकाल लो कितना हुआ। कोई दिक्कत? विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100। याद रखोगे। विक्रय मूल्य बराबर बोलो, विक्रय मूल्य बराबर गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। हाँ छूट प्रतिशत बराबर छूट प्रतिशत बराबर आर स्क्वायर बटे 100। छूट गुना 100 बटे अंकित मूल्य। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। देखिए परीक्षा में आया हुआ है, एक घड़ी को रुपये 440 में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना? 440। कितना लाभ होता है? 10% का। तो कौन चीज निकालना है? लाभ क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? क्रय मूल्य। अब सूत्र होता है लाभ के लिए क्रय मूल्य, लाभ के लिए 100 गुना विक्रय मूल्य 100 जो लाभ पर। एक चीज ख्याल रखना, क्रय मूल्य जैसे निकालेगा तो लाभ नीचे आएगा और विक्रय मूल्य जैसे निकालेगा तो लाभ ऊपर जाएगा। ठीक है, सूत्र दोनों है उसमें,
सूत्र दोनों है। खाली क्रय मूल्य आएगा तो याद रखना ये नीचे आएगा। अब विक्रय मूल्य यहाँ रहे तो क्रय मूल्य यहाँ आ जाएगा, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत हो जाएगा। सूत्र आपको 2 रंग का पता है तो ठीक है। 100 विक्रय मूल्य कितना 440 और 100 प्लस 10 हल करो, 110 घटाओ 4 बार में 71 रुपया। 400 इसका मतलब खरीदा था कितना में, 400 बेचा कितना में, 440 में लाभ कितना हुआ 10% का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। एक कार है, ये आपके नवोदय परीक्षा 2000 ईस्वी में आया था, ऐसे 26 साल पहले। आप यहाँ फिर 2000 ईस्वी में नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, एक कार को रुपये 45,000 में बेचने पर कार को कितना में बेचते हैं, 45,000 में बेचने पर हानि कितना होता है, 10% की तो कार का कौन सी मिलना है, क्रय मूल्य निकालना है। हाँ, तो हानि के लिए क्रय मूल्य सूत्र होता है 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 घटा हानि प्रतिशत होता है। क्या आता है, 100 घटा हानि प्रतिशत। हाँ, ये आपको सूत्र दिए थे रटने के लिए पहले। हाँ। 100 दे दो, विक्रय मूल्य 45,000, ये 10 गुना 10 महीना से 90 आएगा, 9 पचे 945 कटा दो, कितना आया 50,000। तो खरीदा कितना में था, हाँ 50,000 में, बेचा कितना में 45,000, हानि कितना हुआ 10% की। कोई दिक्कत नहीं। नियम है, कितनों बड़ा से बड़ा गाड़ी खरीद लो, शोरूम से अगर 5 दिन तुम घर पर रख देते हो और पुनः बेचोगे तो उसका 10 से 15% दाम घट जाता है। इसीलिए कितनों बड़ा से बड़ा खरीद लो उसका धीरे धीरे दाम घटते जाता है, जबकि कहीं अस्थाई संपत्ति लेता है तो उसका बढ़ते जाता है। जमीन अगर ले लेता है तो वह घटेगा नहीं, वह क्या होता है, बढ़ेगा। इसलिए जितना भी फुटानी झाड़ू बड़ा से बड़ा शोरूम से निकाल करके अगर बेचना चाहोगे 1 महीना के बाद तो आधा दाम हो जाएगा। समझ रहा है ना। चलो आगे भागो। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर है। यह देखिए, यदि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे, 1 दर्जन का दाम कितना 10 रुपया, तो 2 दर्जन का दाम 20 रुपया। 20 रुपया होगा ना। हाँ। तो एक दुकानदार ने 2 दर्जन यानी 12 गो ब्रश, 1 दर्जन में क्या गो ब्रश 12 बरस। 12 ब्रश, हाँ, ब्रश। और 2 दर्जन में 24 तो बरस, 24 ब्रश का दाम 20 रुपया। उत्कर आई 12 ठो का दाम 10 ठो, तो 24 गो का दाम 20 तो विक्रय मूल्य 24 गुना 1 कता 24 रुपया। वो कहता है खरीदे, यदि वह 1 रुपया प्रति बरस से बेचे, खरीदा 24 गो, कित कम है 20 अब बेच रहा है कित कम 1 टका में 1 टका में 1 गो, के गो है 24 बरस। 24 है। तो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 24, 20 है। अब विक्रय मूल्य कितना, 24। तो लाभ होगा कहाँ नहीं होगा, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य 24 घटा 71 रुपया का लाभ। 4 रुपया का। गरीब आदमी होता है, गरीब बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, रेलगाड़ी पर देखते हैं दौड़ दौड़ के बेचता है, कुछ कम में वो खरीदता है, फिर उस दाम में जो भी उनको पैसा होता है वही लाभ होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीद करके 1200 में बेच दिया। ध्यान देना, ये 2003 की नवोदय परीक्षा प्रवेश परीक्षा में पूछा है। 1000 में खरीदा और बेचा कितना 1200। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ हुआ कहाँ नहीं हुआ, लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य कितना लाभ हुआ 200 का। अब लाभ परसेंट बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे लाभ कितना 200 कटा के करो कितना रुपया लाभ 20%। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो।
5 नंबर क्वेश्चन को हम हल करके दिखाते हैं कि एक सीलिंग फैन है जो ऊपर में लगता है, कितना दाम है 750 में 750 कितना लाभ है उस पर 18%। लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीलिंग फैन 750 रुपये में खरीदा हाँ और लाभ कितना कमाना चाहता है 18%। तो विक्रय मूल्य बोले बताइए कि कितना में बेचेगा जो कि उसको 18% लाभ होगा। तो लाभ के लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर हाँ, बोले थे 100 प्लस विक्रय मूल्य जहाँ रहेगा तो लाभ कहाँ जाएगा ऊपर। बोले थे ना। ख्याल कर लिए रखना 100 लाभ प्रति बटे इतना 100 लाभ कितना था 18 100 प्लस 18 कितना हुआ 100 118 है ना। हाँ अब विक्रय मूल्य कितना है 750। हल करो हल करके देखेगा कितना आया 885 कितना 885 तो इस तरह से आप देखते हैं कि 885 रुपये में अगर बेचते हैं तो लाभ उसको कितना आता है। 18%। वो कहता है कि इतना कमाएंगे तो कितना में बेचना होगा तो वो इतना में बेचिए तो इतना लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत चलते हैं। आप देखिए ये 2007 में आया था नवोदय प्रवेश परीक्षा में 7 में। देखिए किस तरह का क्वेश्चन सेट किया था। अब यहाँ देखिए एक रेडियो जरा गौर से देखना। एक रेडियो 680 रुपयों में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपया का घाटा होता है मतलब हानि होता है। हाँ रेडियो का दाम बेचने पर 680 रुपये घाटा कितना 120 रुपया घाटा होता है। 120 का लाभ कमाएंगे उतना घाटा होता है हम और उतना 120 टका हम लाभ कमाएंगे घाटा नहीं। तो बताइए कि रेडियो में कितना में बेचेगा। ये तो दूर बात है उसमें तो हमको घाटे लगता है 120 टका। तो बताओ कि कितना में बेचा 680 रुपया दाम है और उसको 680 रुपया में हम बेचते हैं तो घाटा कितना होता है 120 कितना 120 हम लाभ कमाएंगे तो कितना में बेचेंगे जो लाभ कमाएंगे। तो देखो कुछ नहीं है सीरियल बाय सीरियल निकालना क्या करना है। ये 2010 नवोदय प्रवेश परीक्षा आपका ध्यान यहाँ पर रहे। देखिए प्रवेश परीक्षा में पूछा है बेचा है कितना में बेचा 680 में बेचना चाह रहा है तो घाटा कितना होता है 120 का। तो क्रय मूल्य निकाल दो विक्रय मूल्य जो प्लस हानि होता है सूत्र हाँ तो जोड़ दो कितना विक्रय मूल्य 800। अगर ये क्रय खरीदा था कितना में 800 में अब बेचता है कितना में 680 में तो हानि बेचारा को कितना हो जाता है। 120 रुपया। अब कहता है कि हमको 120 का लाभ चाहिए कितना हम बेचेंगे तो क्रय मूल्य कितना 800 और लाभ कितना 120। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ 80 800 प्लस 120 कितना 920 कितना में बेचेगा 920 में तो लाभ कितना हो जाएगा 120 120। अगर वह इस दाम में बेचेगा तो हानि कितना होगा 120 अगर इस दाम में बेचेगा तो लाभ कितना होगा 120 कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ प्लस हानि क्रय मूल्य में हानि जुटता है और विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ होता है। कोई दिक्कत नहीं क्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो विक्रय मूल्य में आप विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्रय मूल्य में कौन सी को जोड़ दो लाभ को जोड़ दो। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। मात्र 6ठा क्लास का है आपका नवोदय का प्रवेश परीक्षा का। आपका दिमाग इतना ठोस होना चाहिए समझने में कि विद्यार्थी कैसे निकलता है कितना ओवर ब्रिलियंट रहता है जान लो। जो जितना ओवर ब्रिलियंट उसका ज़िंदगी उतना ही सुंदर होता है जान लो। सरकार तब उनको उतना फ्री देता है उसको अच्छा व्यवस्था करता है। स्टूडेंट पर निर्भर है। अगर तुम्हारा माइंड इतना सुंदर है फेस कर सकता है तो आपका जीवन सुंदर होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है कितना 5:6। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये देखिए 2010 में पूछा गया है।
ऐसे नहीं पूछा कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य कितना है, लाभ कितना है। जनरल पूछा है? नहीं पूछा। आप देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात है, हाँ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है। मानक अनुपातिक राशि क्या? X, तो क्रय मूल्य होगा, पहले यहाँ क्रय मूल्य है, तो पहला यहाँ क्या है? 5, तो 5x होगा। दूसरा क्या है? 6, बोलो, विक्रय कितना होगा? 6X, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहे तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य होता है सूत्र। हाँ, तो कितना आया? X, तो लाभ कितना आ गया? X, अब कौन सी कर रहा है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ कितना आया है? X, गुना 100। क्रय मूल्य कितना? 5X, यहाँ देख लीजिए, x कट गया, 5 से कटा 25%। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो। सर 20 बार में कटेगा, हैं? 20 बार में कटेगा। 20 में 5 दूनी 10, हाँ 20 बार में कटेगा, 20% होगा। कोई दिक्कत? नहीं, अब देखो 18 नंबर, 18% छूट देने के बाद कितना परसेंट? 18% छूट देगा। एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपया में कितना 13,489 रुपया। मिलती है? हाँ। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? जरा गौर से देखो, एक क्वेश्चन पर आपका जिंदगी बन जाएगा। आप एक क्वेश्चन पर आपका जिंदगी खत्म भी हो जाएगा। अगर आप उनको हल कर लेते हैं तो आपका नंबर जुट जाएगा, और नहीं हल करते हैं तो आप साइडिंग में पका जाइएगा। कुछ नहीं है, छूट। छूट मतलब बट्टा, छूट मतलब बट्टा कितना परसेंट छूट दे रहा है? 18%, मशीन का दाम कितना? 13,400 13,489 रुपया। हाँ, 13,489 रुपया वॉशिंग मशीन का दाम है। वो कहता है कि 18% छूट देने के बाद है। कितना देने के बाद? 18%, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है? कितना रुपया दाम था जो 18% छूट देने के बाद 13,489 रुपया मिल रहा है? आप जाइएगा मशीन खरीदने के लिए तो वहाँ छूट होता है ना, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, कहता 18% छूट देने के बाद इतना है। तो बताइए कि कितना दाम था उसका जो 18% छूट देने के बाद 13,489 रुपया में है? कुछ नहीं। माना कि अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य x है। तो तुम आपको बताए हैं कि जो अंकित मूल्य है उसमें घटाते हैं। जैसे 500 है, 500 माइनस 500 का 10% बोले थे ना। तो अंकित मूल्य यहाँ क्या माने हैं? तो x माइनस x का कितना परसेंट? 18%। कितना रुपया मिलता है? 13,489। छूट देने के बोले थे कि उसी को उसी में घटा के करो। देखिए अंकित मूल्य x माइनस X, का कितना परसेंट? 18%, छूट दे के कितना राशि आता है? 13,400। अब हल करो। कहाँ मतलब होता है गुना? x गुना 18 बटे कितना? 100। तो अब जब हल करोगे तो यहाँ 100 यहाँ आ जाएगा। यहाँ इस जगह पे ये रहेगा, गुना में रहेगा ना। 8 गुना 18 बटे कितना? 100। दोनों में लघुत्तम कितना है? 100। 1 गुना 100 कितना? 100 गुना x ऊपर जाएगा ना। हाँ, 100 है। ये एक बार में 18 18 बराबर हल करो। 100x में 18x गया कितना? 82x बटे कितना? 100 बोलो तेजी से। बटे 100 13,489। 89। अब कोना कोनी 1 गुना 82x कितना? 82x। 100 गुना इतना, तो x के साथ 82 किस में है? गुना में, तो कहाँ आएगा? भाग में। कटाओगे तो कितना बार में कटता है? 16,450। हाँ, ये जब कटाओगे ना, हल करोगे ना, ये हल करके देखोगे तो 16,450 रुपया आता है। तो अंकित मूल्य क्या था? 1650। 16,450। इसमें आप 18% छूट दिए तो कितना रुपया मिला? 13,450।
पचासी। कहता है कितना दाम था जो आप 18% छूट दिए तो इतना आया। तो किसी में छूट अगर निकालोगे तो जैसे कि किताब का ही दाम उस समय 500 था, ठीक है ना, और छूट दे करके कहता है 450 रुपये में देता है। छूट दे करके कितना में? 450 रुपया। तो अंकित मूल्य बताइए। छोड़ देते। वो कह रहा है, ऐसे तो हम जान रहे हैं, हाँ मना का अंकित मूल्य क्या है? एक्स। माइनस एक्स का कितना परसेंट है? 10%। अब देता है कितना में? 450। छूट दे के करता है। हल करो, देखो एक्स माइनस एक्स का कितना? 10/, 10/100। देखना गौर से देखना, 450। ये कट गया, ये कट गया, हाँ। तो 10 यहाँ आएगा, लो तो लेगा तेरे। हाँ 10 एक्स में 10 घटा एक्स बराबर कितना? 450। 9 एक्स बटे कितना? 10 कितना? बराबर 450। कोना कोनी करो गुना, यह निहित है 9 एक्स, यहाँ आएगा बराबर बराबर 450 गुना 10 आएगा ना, हाँ या 10 यही कर जाएगा। 9 पचे 45, 40 एक्स बराबर 500 गुना 10 कितना? 500 इसका मतलब किताब का दाम कितना था? 500 जो 10% छूट देने पर कितना पर देता है? 50। सब निकल गया। तो ऐसे भी निकल, नियम है उस राशि को घटाओ उसी में। ऐसे भी अगर करेगा ना, इसको मिटा देते। देखा तुम्हारा अंकित मूल्य निकल गया ना, हाँ खाली पता लगेगा कि कितना छूट दिया है। ऐसे देखो, और किसी के यहाँ जाते हो तुम और कहता है कि कितना परसेंट छूट दिया, तो 18 मतलब 10%, तो 500 माइनस ऐसे करो, 500 का कितना परसेंट? 10%। 10%। है देखो करो, कितना रुपया निकलेगा? 500 इधर रहने दो, 10 बटे कितना? 100। ये कट गया, ये कट गया, कट गया। 500 में कितना घट गया? 50। 445 रुपया को सब डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो डायरेक्ट निकलवे करेगा। और छूट पूछेगा तो हाई पट्टी वाला छूट रहेगा। हाँ 50 रुपये। हाँ हाउ पट्टी वाला छूट रहेगा। तो जो मूल दाम है उसमें छूट देगा तो इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो कहीं डायरेक्ट निकालना है तो जो अंकित मूल है उसको 2 बार लिख के करो। 40 टका है तो 40 माइनस 40 का कितना परसेंट देगा? जितना परसेंट दे दो, हल कर दो, निकाल दो, कोई दिक्कत? बोलो नहीं है। एक लिखो, एक किताब का दाम 300 रुपया है। 300 रुपया। 20% छूट देने पर कितना रुपया में मिलेगा? 20% छूट देने पर कितना? बोलो मत। किताब का दाम 300 रुपया, 20% छूट पर, डिस्काउंट पर कितना देर मिलेगा? जल्दी निकालो, 60 छूट पर निकालो कलम, कॉपी कलम से। 240 है। कितना आया? 240। 240 300 दाम था ना, और कितना छूट दिए? 20% बटे 100। ये कट गया, ये कट गया, कटेगा 5 बार में, 5 छक्के 30। 5 के 30 300 में 60 रुपया घटा, 340 रुपया मिलेगा किताब। 240 रुपये, कोई दिक्कत? नहीं। तो छूट समझ में आ गया? हाँ तुम नहीं बना पाया। 2 बार कहता है 300 माइनस 300, 30 दूनी 60, 60 रुपया घटेगा। दाम कितना था? 300। 300 में 60 गया हाँ तो 240। 240। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।